नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में कल 7 नवंबर को गूंजेगा वंदे मातरम का स्वर। मंडल, जिला, उपमंडल और ब्लॉक स्तर पर होंगे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। 17 नवंबर को हरियाणा आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। 4 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश होंगे शामिल। सीएम नायब सैनी ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा से की बात। सीएम नायब सैनी ने क्रिकेटर शेफाली को दी बधाई। मुख्यमंत्री ने शेफाली वर्मा को सपरिवार किया संत कबीर कुटीर आमंत्रित। कहा, हरियाणा को आपके प्रदर्शन पर गर्व। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार पूरे भारत में 7 नवंबर को सुबह 10 बजे वंदे मातरम गीत का एक साथ समूह गान होना है। इस कार्यक्रम को हरियाणा में भी गरिमामय तरीके से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ सचिवालय से 7 नवंबर को होने वाले आयोजन को लेकर उच्च अधिकारियों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े प्रदेश के उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन मंडल, जिला, उपमंडल और ब्लॉक स्तर पर किया जाना है। कार्यक्रम में मंत्रिमंडल के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा सदस्य और विधायक, विद और मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। और इसके साथ साथ सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी 7 नवंबर को वंदे मातरम गीत का आयोजन किया जाना है। इसके लिए शिक्षा निदेशालय सभी प्राचार्यों को कार्यक्रम की जानकारी तत्काल दे दें। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शाम में सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर एलईडी के माध्यम से वंदे मातरम गीत को सुनवाया जाए। बैठक में सूचना, जनसंपर्क, भाषा, कला और संस्कृति विभाग के महानिदेशक के मकरंद पुंडरंग ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि 7 नवंबर 2025 से लेकर 7 नवंबर 2026 तक पूरे वर्ष भर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। फरीदाबाद में आगामी 17 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस हाई प्रोफाइल बैठक को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और सीएमओ के अधिकारी तैयारियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएमओ और मंडलायुक्त स्तर से लेकर जिला प्रशासन तक के अधिकारी आयोजन स्थल, सुरक्षा, यातायात, आवास, परिवहन, चिकित्सा सुविधाओं और आतिथ्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। ये बैठक राष्ट्रीय महत्व की है, इसलिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक से पहले फरीदाबाद का दौरा करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई मीटिंग में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं। बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रशासक, मुख्य सचिव और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रहेगी। इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, क्षेत्रीय विकास और अंतर्राज्यीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 1957 में धारा 15 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी, जिनमें से यह परिषद एक है। इसके पहले उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक 26 सितंबर 2023 को अमृतसर में आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज क्रिकेटर शेफाली वर्मा से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को एक बार फिर जीत की बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शेफाली को सपरिवार संत कबीर कुटीर पर आने का आमंत्रण दिया। सीएम ने कहा कि हरियाणा को आपके प्रदर्शन पर गर्व है और उन्हें रोहतक की शेफाली वर्मा की विशेष प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जीत ने साबित कर दिया है कि देश की बेटियां किसी से कम नहीं है और हरियाणा के खिलाड़ी बेजोड़ हैं। यमुनानगर जिले के प्रतापनगर में आज गुरुवार सुबह एक सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। ये घटना उस समय हुई जब छात्राएं बस में सवार होकर होने की कोशिश कर रही थी और बस के नीचे आ गई और बस का पहिया एक छात्रा के ऊपर गुजर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। मृतक छात्रा की पहचान कुटीपुर गांव की आरती के रूप में हुई है, जिसके पेट पर बस का पहिया चढ़ गया था। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। हादसे में घायल अन्य छात्राओं में प्रतापनगर की अर्चिता, टिब्बी की मुस्कान, बहादुरगढ़ की संजना, प्रतापनगर की अंजलि और अमनदीप शामिल हैं। इनमें से अंजलि और अर्चिता को भी गंभीर चोटें आई हैं। यह हादसा सुबह करीब 8 बजे प्रतापनगर बस स्टैंड पर हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पांवटा साहिब से दिल्ली जा रही बस को ड्राइवर तेज रफ्तार में बस स्टैंड के अंदर लेकर आया और उसी समय कई छात्राएं बस में चढ़ने के लिए खड़ी थी। अचानक बस के मुड़ते ही छात्राएं नीचे गिर गई और बस उनके ऊपर चढ़ गई। हादसे के बाद बस स्टैंड पर अफरा तफरी मच गई। सभी घायल छात्राओं को
अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना के बाद बस के ड्राइवर को निलंबित कर दिया गया है। यह हादसा शहर में दहशत और गुस्से के माहौल को छोड़ गया है। हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया और उन्होंने रोड जाम कर दिया। छात्र को समझाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आए और आश्वासन देने के बाद रोड जाम खोला गया, जबकि ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है और मृतक और घायलों को नियमों के मुताबिक मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। राकेश कुमार। राकेश जी, आपकी बेटी? ये भतीजी है। अमनदीप। ईशू कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? ये इसमें अग्रसेन है ना, ये कॉलेज इसमें। तो कैसे हादसा हुआ, कुछ जानकारी इसके बारे? वो बस आई थी, बस वाले ने तेजी से रोक पीछा पहले तो बैक कर दी जी, फिर आगे चला दी। तो ये 6 बच्चे हैं जी। 6 बच्चों को मतलब हाँ हालत फ्रैक्चर है पैर में? हाँ जी, फ्रैक्चर है। और इसके अलावा कोई? इसके अलावा तो बाकी तो कुछ नहीं है। तो अब यहाँ से डिस्चार्ज किया गया है या प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं? नहीं, वैसे यहाँ से ये एक्सरा कराया जी, उसके बाद ले जाए। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि यमुनानगर बस हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा यमुनानगर के प्रतापनगर में हुई दुखद बस दुर्घटना के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि हादसे की हर संभावना की जांच की जाए, चाहे वह बस की तकनीकी स्थिति से संबंधित हो या चालक की लापरवाही से। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर यदि गलती पाई जाती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा यह आरोप लगाए जाने पर कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी करके भाजपा ने सरकार बनाई के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी का मेडिकल करवाना चाहिए, जबकि वे बयान दे रहे थे क्या वे ठीक थे। उन्होंने कहा कि वे 2 करोड़ वोटों में से 25 लाख वोटों को जाली बताने का अर्थ है कि कांग्रेस अब तर्क नहीं भ्रम फैला रही है। विज ने सवाल उठाया कि अगर कहीं पर वोट गलत बने तो कांग्रेस के पोलिंग एजेंट वहां क्या कर रहे थे? पोलिंग एजेंटों का काम ही है ऐसे मामलों को मौके पर चुनौती देना। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस द्वारा चुनाव बीत जाने के बाद रोना जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। देश में पहली बार होने जा रही पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना 2027 फरीदाबाद से शुरू होगी। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जनगणना कार्य निदेशालय ने शहर के पुराने वार्ड 24 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है, जहां 10 से 30 नवंबर तक प्री टेस्ट किया जाएगा। जनगणना को लेकर 57 शिक्षकों को प्रगणक के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्री टेस्ट की निगरानी के लिए नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर विजयपाल यादव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनगणना टीम में 10 पर्यवेक्षक और 57 शिक्षक शामिल किए गए हैं। पुराने वार्ड 24 के लगभग 42 ब्लॉकों में डिजिटल सर्वे होगा और इस प्री टेस्ट में घरों की सूची, जनसंख्या विवरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक और स्वास्थ्य आंकड़ों का संग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल जनगणना देश के डाटा प्रबंधन में ऐतिहासिक बदलाव लाएगी। फरीदाबाद में होने वाला यह प्री टेस्ट आगे की प्रक्रिया का आधार बनेगा। कुरुक्षेत्र सीआई 1 के प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कुरुक्षेत्र सीआई 1 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 18 मंजिला मंदिर के पास से राहुल मलिक वासी मोहन नगर जिला कुरुक्षेत्र को काबू किया है। पुलिस टीम द्वारा उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक पिस्टल, 5 जिंदा रौंद बरामद किए गए हैं। थाना कृष्णा गेट में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए वेश बदल कर रह रहा था। आरोपी राहुल मलिक वासी मोहन नगर के खिलाफ जिला कुरुक्षेत्र के अलग अलग थानों में हत्या का प्रयास, लड़ाई झगड़े और आर्म्स एक्ट जैसे 17 मामले दर्ज हैं, जिनमें 1 मामला हत्या, 7 मामले हत्या का प्रयास और 9 मामले आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में दर्ज हैं, जिनमें से कई मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी बकाया है। आरोपी को माननीय अदालत में पेश किया गया। अंबाला में पिछले कुछ दिनों में सेना अधिकारियों के घर में एक कर 4 चोरियां हो गई, जिसको लेकर पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की तो पुलिस ने यूपी मेरठ से राजेश नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जो कि राजौरी जम्मू का रहने वाला है और सेना से बर्खास्त है। पकड़ा गया चोर राजेश सिर्फ सेना अधिकारियों के घर पर ही चोरी करता था, वो भी इसलिए कि उसे सेना से बर्खास्त किया गया था। उसे लगता था कि अधिकारियों की वजह से ही उसे सेना से हटाया गया है। पुलिस की माने तो राजेश का डिसिप्लिन सेना में ठीक नहीं था, इसलिए उसे सेना से हवलदार के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद उसके मन में बदले की भावना रख ली और टारगेट कर सेना के अधिकारियों के घर चोरियां करनी शुरू कर दी। राजेश ने कुछ दिनों में अंबाला कैंट के तोपखाना इलाके में सेना अधिकारियों के घर से एक कर 4 चोरियां कर डाली और पुलिस ने राजेश के पास से 5,31,000 रुपए चोरी का बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि राजेश अब तक 20 चोरियां कबूल कर चुका है, जो इसने अंबाला, जबलपुर, पोंटा साहिब और मेरठ में की है। नहर में डूबे 18 वर्षीय युवक का शव गांव डबरी के पास से बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया है। जानकारी के मुताबिक बिहार निवासी सुंदर मजदूरी का काम करता था और वह अपने भाई के साथ
करनाल में किराए पर रह रहा था। वह नहर पर नहाने के लिए गया था और अचानक नहर में डूब गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और गोताखोरों की टीम नहर में सुंदर को सर्च कर रही थी और आज उसका शव बरामद कर लिया गया। घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कल ये नहा रहे थे तो फिर अचानक इसका पैर फिसल गया, जो बता रहे हैं। 2 लड़के और भी थे साथ इसके। तो फिर शाम को तो सर्च हो नहीं पाई, नहीं मिली थी डेड बॉडी। तो सुबह फिर गोताखोर के जरिए डेड बॉडी रिकवर कर ली और आगे कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से मिली है सर बॉडी? ये नहर से ही मिली है। पानी भी ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही पानी था। सर पुलिस जागरूक भी कर रही है, फिर भी लोग बिल्कुल। कहीं न कहीं मान नहीं रहे, नहर पर निकल जाते हैं। लापरवाही है कहीं ना कहीं लोगों की। हो जाता है, जैसे नहाने के लिए गए और हो गया बस। लेकिन हमारी ERV भी और हमारे जो और पुलिस पर्सनल हैं वो भी पर्सनली तौर पे जाके लोगों को जागरूक करते हैं इस मसले पे, लेकिन फिर भी हादसे हो जाते हैं। भाजपा सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करनाल में कैंडल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए रोष व्यक्त किया और कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में हेराफेरी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह कैंडल मार्च जनता के जनादेश की रक्षा के लिए निकाला गया है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।